केमिस्ट्री वाले सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब हमारा जो ये वीडियो है ये अब आइसोमेरिज्म के बारे में है। इट इज अबाउट द आइसोमेरिज्म। इट इज अबाउट द आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट एट ऑल हम इसकी डेफिनेशन पे चले। फर्स्ट एट ऑल हम इसकी डेफिनेशन को पकड़ते हैं कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है। तो जो आइसोमेरिज्म है ये आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला, उनको आपने आइसोमर्स कह दिया है। और ये जो आइसोमर है, ये जो वर्ड है, ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से बना है। क्लियर। जैसे इंडिया की संस्कृत है वैसे ये आपके पास ग्रीक है। दैट इज आइसोस मीन सिमिलर और सेम और इक्वल। ठीक है जी। और इसके बाद जो टर्म आपके पास है पार्ट्स, MEROS, इसका मतलब आपके पास है पार्ट। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आपके पास बन जाएगा आइसोमर्स। मतलब आइसोमेरोस मतलब क्या, डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका भी होएगा उसको हम आइसोमर्स बोलेंगे। बट अब एक इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। वो तो श्योर है। जैसे मैं आपके सामने C2H6 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास दो मॉलिक्यूल बन सकते हैं। एक होएगा CH3 CH2OH। इसे आप कहते हैं दारू, मतलब एल्कोहल। मतलब ये आपके पास एल्कोहल है। ठीक है जी। अब इसके बाद जैसे आपने देखा होगा टीवी पर कभी भी कोई मूवी चल रही है तो उसके नीचे लिखा आता है क्लियर कि सेहत के लिए हानिकारक है। कौन? एल्कोहल। तो उसी एल्कोहल की बात हम कर रहे हैं। ये आपके पास है इथेनॉल। एक सेम मोलिकुलर फॉर्मूला फॉलो करते हुए जिसके अंदर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है जी। तो इससे हमारे पास C2H6O बन गया। C2H6O बन गया इथेनॉल। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है जी। 1 ऑक्सीजन है आपके पास दोनों के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स है विच आर द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O है, C2H6O है। क्लियर। अब जो डिफरेंस आपको देखने में आएगा, डिफरेंस आपको देखने में आएगा यहां जो बॉन्डिंग का टाइप है, जो आपके पास बॉन्डिंग है। क्लियर। एटम्स आर अटैच टू वन अनदर इन डिफरेंट वे। एटम्स, वो आप देख भी पा रहे हो, एटम्स आर अटैच्ड टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज। क्लियर। एटम्स आर अटैच टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट वेज में जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। तो आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड्स हुए। क्लियर। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ, बट यहां जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट वे में जुड़े होने की वजह से वो क्या हो गए, अलग हो गए। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपका डाइमिथाइल ईथर है, ये उबलता है, BP इसका है -24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -24 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इथेनॉल की बात करूं तो ये भाई साहब 78 डिग्री, सिर्फ कनेक्टिविटी डिफरेंट होने से बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्लियर। और लिक्विड है, अब सोचो ना रूम टेम्परेचर पे ये तो गैस होएगा। क्लियर। गैस एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये भाई साहब गैस होंगे, जबकि रूम टेम्परेचर पे ये भाई साहब लिक्विड है। लिक्विड एट द, तो इतने नॉन प्रैक्टिकल मत होइए। अल्कोहल के बारे में हम जानते हैं कि अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला 46
मोलिकुलर वेट बनाएगा, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला 46 मोलिकुलर वेट बनाएगा, ठीक है जी। बट मैं जो बार बार एक बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और चीजों को समराइज कर लीजिए। क्या कि डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ओके, एटम्स आर अटैच टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट वेज में जुड़े हुए हैं, डिफरेंट वेज में जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ी सी बात को हम और करें इसके अंदर, तो ये जो इथेनॉल है और जो डाइथाइल ईथर है, क्लियर, ये जो आपके पास डाई मिथाइल ईथर है, डाईमिथाइल ईथर, करेक्ट नेम इज डाईमिथाइल ईथर, कॉमन नेम है ये। तो अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम से करवाऊं तो ये नहीं करेगा, लेकिन इसका रिएक्शन सोडियम से करवाऊं तो आप जानते हो 12वीं में चैप्टर आएगा आपके, क्लियर, ये सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, सोडियम इथोक्साइड। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी अलग अलग है, और उस कनेक्टिविटी अलग अलग होने की वजह से, कनेक्टिविटी अलग अलग होने की वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सब बदल गए, वो सब बदल गए, क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहां क्लियर अलग है और केमिकल प्रॉपर्टी, अरे भाई कंपाउंड चेंज हो गए ना जब, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होनी थी। तो मैं इस बात को बोल सकता हूं कि जो मेरे पास आइसोमर्स हैं, अगर एटम्स अटैच है किसी दूसरे वे में दोनों कंपाउंड या तीनों या ढेरों कंपाउंड्स का, तो उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाएंगे। बट उसके लिए हमें थोड़ा और डेप्थ पकड़नी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम मूव करते हैं आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है जी। अब आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन तो पूरा डिटेल स्टडी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, गलती से भी ध्यान मत हटाइएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में हम एक बात तो समझ चुके हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है, ठीक है जी। ये तो प्रॉपर्टी ऐसी है जो ऑलवेज सेम होनी होनी है। तो यहां अगर कहीं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट निकल आया तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाएगी, और कहीं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको मैं एसएफ लिख रहा हूं वो सेम निकल आया, ठीक है जी, वो सेम निकल आया, तो वो सेम निकलने से आपके पास स्टीरियो 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 क्लियर है, आइसोमेरिज्म का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलों को हम लोग कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आपके पास सेम है तो हम उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर दें तो इसके अंदर फर्दर मेरे पास 6 टाइप की आइसोमेरिज्म है। पहली है मेरे पास चेन आइसोमेरिज्म, पूरा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। दूसरी मेरे पास है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तीसरी मेरे पास इसके अंदर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगली मेरे पास है मेटामेरिज्म, और जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म मेरे पास आ रही है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर। लास्ट एंड फाइनल मेरे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म बहुत कुछ सीखने के लिए है टोटोमेरिज्म के अंदर, मैं टोटोमेरिज्म को अलग से कंप्लीटली डेडिकेटेड लेक्चर दे दूंगा। अब थोड़ा सा टिक कर सुनते रहिए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। अब मैं जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको फर्दर, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं, स्टीरियो को फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं। एक मेरे पास है कॉन्फॉर्मेशनल, एक मेरे पास है कॉन्फॉर्मेशनल, दूसरा मेरे पास है कॉन्फिगुरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल दूसरा कॉन्फिगरेशनल।
कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फॉर्मेशन के अंदर मेरे पास दो टाइप सीखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा हर एक बात। रोटेशनल आइसोमरिज्म, जहां आपको सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशंस देखने को मिलेंगे ड्यू टू सिंगल बॉन्ड्स, तो रोटेशनल आइसोमरिज्म। रोटेशनल आइसोमरिज्म को हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं। रोटेशनल आइसोमरिज्म को हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं। और इसके साथ एक 12वीं क्लास के अमाइन चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अमाइन इनवर्जन। अमाइन इनवर्जन, इसको हम लोग पिरामिडल इनवर्जन भी कहते हैं। पिरामिडल इनवर्जन भी कहते हैं। पिरामिडल इनवर्जन भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। अब आपके पास जो इशू है कॉन्फिगरेशनल, जब आपके पास अब डिस्कशन है कॉन्फिगरेशनल, तो कॉन्फिगरेशनल के अंदर, कॉन्फॉर्मेशनल के बाद कॉन्फिगरेशनल के अंदर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और दूसरा जिसके बारे में पूरे आपके पास कम से कम 5 लेक्चर लगेंगे, वो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या क्या डिस्कशन हुआ। ओके, तो फर्स्ट एट ऑल आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो तो स्टीरियो। और उसके बाद आप देखें कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो डिस्कशन जाएगा, जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, टोटोमेरिज्म, इन 6 टुकड़ों में बांटा हुआ है। और जो आपके पास नेक्स्ट उसको कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फिगरेशनल को रोटेशनल और अमाइन इनवर्जन, और जो कॉन्फिगरेशनल है उसको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई कर दिया है। कुल मिलाकर ये हमारे पास कंप्लीट आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ। अब एक एक को हम डिस्क्राइब करते हुए ध्यान से पढ़ने वाले हैं, एक एक को डिस्क्राइब करते हुए ध्यान से पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो जरूर मेरा आपको ओपिनियन रहेगा, लिखें जरूर। और हमारा ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है CAMWS करके, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम कम मिलता है हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम ये सब चीजें YouTube के साथ साथ हमारे ऐप पे हम फर्स्ट डाउनलोड करेंगे और फिर जो चैनल है YouTube उस पे बाद पे डाउनलोड करेंगे। तो टच में रहिए, ये सारी चीजें आपको कांस्टेंट वे में मिलती रहेंगी। बस आप इंटरेस्ट बना के रखिएगा और इनको सुनिएगा जरूर, जिससे आपको लगे कि आप कहीं ना कहीं अपना फायदा कर पा रहे हैं और कहीं कोई फुहड़ता नहीं है, कहीं कोई नौटंकी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बाद अब हम इंडिविजुअल आइसोमेरिज्म के अंदर एंट्री करते हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 6 पार्ट है उनका वर्ड टू वर्ड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल का पहला पार्ट, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या, इसको सुन ले। तो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास सेम है, ओके, और जो आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। अब जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसके डिफरेंट होने का पर्सपेक्टिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू, कि डिफरेंस किस वजह से है। तो यहां मुझे बोलना पड़ेगा जो चेन की लेंथ है, वो आपके पास डिफरेंट है। चेन की लेंथ डिफरेंट है, और चेन की लेंथ डिफरेंट है विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। मतलब अल्कोहल के साथ, ईथर के साथ, एल्केन के साथ ही चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अल्कोहल के साथ, ईथर के साथ ही
चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है जी। तो एग्जांपल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एल्केन के अंदर एंट्री करता हूं, CnH2n प्लस टू, CnH2n प्लस टू। ठीक है जी, CnH2n प्लस टू, ये एल्केन्स हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि मीथेन के अंदर चेन की लेंथ डिफरेंट करो, आप बोलो क्या बोल रहे हो, मीथेन में तो एक ही कार्बन है तो चेन की लेंथ डिफरेंट कैसे हो सकती है। मैं बोलूंगा इथेन के अंदर चेन की लेंथ डिफरेंट करो, तो बोलो कि कैसे हो सकता है। क्लियर। उसके बाद आप कहें प्रोपेन के अंदर चेन की लेंथ डिफरेंट करो, तो आप कहोगे सर हम एफर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा करो भाई। तो आपने क्या किया, यहां से एक कार्बन को ब्रेक किया और यहां लगा दिया। आपने कहा सर ये प्रोपेन है और अगला वाला 1 मिथाइल इथेन बन गया। नहीं नहीं भाई, ये भी प्रोपेन है, नोमेनक्लेचर 1 2 3। तो जब आइपिक नेम सेम है, जब IUPAC नेम सेम है, क्लियर, तो वो दोनों किसी भी हालत में चेन आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकते। वो कंपाउंड दो है ही नहीं, वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स है ही नहीं। चलिए, अब मैंने क्या किया, यहां C4, ये तो मैंने C3H8 की बात की, अब मैं C4H10 की तरफ बढ़ रहा हूं। ये मेरे पास ब्यूटेन हुआ। ब्यूटेन की चेन की लेंथ, ब्यूटेन की चेन की लेंथ हमने अलग कर दी। ये 4 कार्बन की चेन है। यहां इसका जो नोमेनक्लेचर है, आयुपिक नेम, ये पहला वाला आयुपिक नेम ब्यूटेन हुआ, अगला वाला 2 मिथाइल और प्रोपेन हुआ। तो एक ब्यूटेन हुआ, एक 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ। क्लियर। तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन जो हुआ, ये चेन की लेंथ डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर बन गए हैं। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं, बी बोल रहा हूं, तो आप किसी भी पेपर के क्वेश्चन में लिख के आ सकते हो, ए एंड बी बोथ आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर्स। क्लियर। अब देखो ना कि जब आप एल्केन चैप्टर पढ़ोगे, वहां आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर रिक्वायर्ड टू शो द, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर रिक्वायर्ड टू शो द चेन आइसोमेरिज्म। तो आप क्या बोलोगे, 4 कार्बन कम से कम हमें चाहिए टू शो द चेन आइसोमेरिज्म, कम से कम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यह एक छोटी सी टेबल बनाकर मैं आपकी एक हेल्प करता हूं, बहुत हाई लेवल पे। क्लियर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है जी। लो जी, यहां मैं लिखूंगा फॉर्मूला, यहां मैं लिखूंगा एल्केन और यहां मैं लिख दूंगा इसके एल्काइल। ठीक है जी। ये मेरे पास मीथेन है, एक ही टाइप का एल्केन है और इससे बनता है मिथाइल जो एक एल्काइल ग्रुप है। ओके। उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर इथेन, इससे एक ही इथेन बनता है, कोई चेन वेन टूट नहीं सकती है। यहां आपके पास बनता है इथाइल जो एक ही स्ट्रक्चर है, इसके आगे मैं कहीं से भी फ्री वैलेंसी ज्वाइन नहीं करवा सकता। ये मेरे पास C3H8 हुआ। अब दो जगह से फ्री वैलेंसी होने की वजह से एल्काइल तो इसमें 2 बन जाएंगे, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। ठीक है जी। और एल्केन इसमें एक ही है, कौन सा वाला, ओनली प्रोपेन। तो C4H10 लिखा, C5H12 लिखा, C6H14 लिख दिया, C7H16 लिख दिया। ओके। C8H18 लिख दिया, C9H20 लिख दिया, C10H22 लिख दिया है। तो 111 2 3 5 9 18 35 75। क्लियर है। तो आपके पास जो ब्यूटेन है, ब्यूटाइल नहीं ब्यूटेन है, वो 2 ही हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप इसके बन जाएंगे, एक तो एन, एक आइसो,
एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। तो कितने एल्काइल बन गए टोटल? यहां एल्काइल 1 है, यहां एल्काइल 1 है, यहां एल्काइल 2 है, तो एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल टोटल 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। और ब्यूटाइल आपके पास 4 है, ब्यूटाइल आपके पास 4 है। तो जैसे ही मैंने पेंटेन से टोटल पेंटेन बनाने की कोशिश की, तो टोटल पेंटेन मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे, 3 पेंटेन बने। अभी मैंने आपको इस C4H10 को ऊपर दिखाई था। हाउ मेनी ब्यूटेन्स, हाउ मेनी ब्यूटेन्स, इस पूरी दुनिया में कितने ब्यूटेन है? 2 ब्यूटेन है। एक का नाम है सिंपल ब्यूटेन, दूसरे का नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, अगर आप इसको कॉमन नेम देने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो इसको एन ब्यूटेन, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि फोकस करना सफिक्स पे, और इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ये एल्केन्स हैं जिनके सफिक्स एनेन चल रहे हैं, जिसके सफिक्स एनेन चल रहे हैं। हाँ, पेंटेन आपके पास टोटल 3 और पेंटाइल आपके पास 8 है। क्लियर? और जो आपके पास हेक्साइल्स हैं वो 17 है। लेकिन ऐसा कभी अब एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। C6H14 के अगर आप मेरे को सीख के चले गए तो आप हेक्साइल टोटल 17 बोल तो दोगे, हेक्साइल टोटल 17 बोल तो दोगे, लेकिन बनाना पड़े, कोई रट्टा मार के नहीं गया है, समझ के नहीं गया है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए 8 तक तो याद रखो। क्लियर? 1 1 2 4 8 17 पर आने की नीड आपको नहीं है, और आगे तो बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। हाँ, हेक्सेन टोटल 5 है। मैं भी आपको पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ओक्टेन, नोनेन, डेकेन में 18 तक मैं आपको बना के दिखा सकता हूं। क्लियर? उसके बाद नीड आपको नहीं होने वाली। C5H12, तो सबसे पहले इसके लिए कोई गूगल सर्च करने से काम नहीं बनेगा। लॉन्ग चेन बना दो, लॉन्ग चेन बनाकर एक कार्बन ब्रेक करो चेन को, फर्स्ट लास्ट के अलावा, फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी जोड़ दो। ठीक है जी? फिर उसके बाद इसकी पोजीशन वेरी करवा के देखो, तो आप कहोगे सर इसका नाम भी, केमिस्ट्री वाले सर इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो सिमिलर ग्रुप क्यों रखने हैं? काट दो। फिर आप केमिस्ट्री वाले सर को बोलोगे कि सर ये जो 5 कार्बन है, ठीक है जी, इसमें मैंने यहां से एक हटाया, हटाने के बाद जो मेरे पास एक आया उसकी पोजीशन मैंने वेरी करवा ली, उसके बाद मैं एक और हटा रहा हूं या हटा रही हूं, तो फर्स्ट लास्ट के अलावा, एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट, आप सिर्फ एक ही लोकेशन बचती है, सेकंड नंबर। तो कुल मिलाकर आपके पास टोटल एल्केन्स जो पेंटेन से बने वो 3 है। एक का नाम एन पेंटेन हुआ, एक का नाम एन पेंटेन हुआ, दूसरे का नाम आइसोपेंटेन हुआ, लास्ट वाले का नेम नियो पेंटेन हुआ। क्लियर? तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। और अब जो मेन इश्यू है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो है कि ये जो 3 स्ट्रक्चर बने, 3 स्ट्रक्चर बने, चौथा पॉसिबल ही नहीं, ये जो 3 स्ट्रक्चर बने इनमें क्या कोई चेन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है? आप ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें। ए एंड बी चेन टूट गई, चेन आइसोमर्स हैं, देखो 5 कार्बन, ये 4 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन बना दिया। बी के साथ सी चेन आइसोमर है, ठीक है जी। उसके बाद ए के साथ, ए के साथ कौन? सी, ये भी एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप, एल्केन विद एल्केन, एल्कीन विद एल्कीन, एल्काइन विद एल्काइन, अल्कोहल विद अल्कोहल, फिनोल विद फिनोल भी बोलते हैं। चेन आइसोमरिज्म वहां भी मैं आपको बना दूंगा सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में। ईथर विद ईथर, तो फंक्शनल ग्रुप का सेम रहना मस्ट है, फंक्शनल ग्रुप का सेम रहना मस्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद चेन की लेंथ ब्रेक होगी, और जब चेन की लेंथ ब्रेक होगी तो जितने भी आगे सेम मोलिकुलर फॉर्मूले के साथ स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर्स होंगे। लास्ट एंड फाइनल इफेक्ट और कर लें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि जो लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने 6 कार्बन की एक चेन बनाई, ठीक है जी। फिर 6 कार्बन की चेन बनाने के बाद कार्बन ब्रेक किया, इसकी लोकेशन बदल के देख ली। उसके बाद लोकेशन बदलने का फायदा नहीं है, फिर कार्बन और तोड़ लिए, 6 से 4 पे आ गए, लोकेशन बदल के देख ली,
लोकेशन बदलने के अलावा जैसे ये 2 2 था, इसको 2 3 करके देख लिया, ठीक है जी। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, C6H14 के 5 एल्केन बनेंगे, ये गिन के देख लें। हेक्सेन, क्लियर, चेन ब्रेक हुई, चेन ब्रेक हुई, क्लियर। और ये लो जी, इसके अलावा आप कितनी भी कोशिश कर लो, बच्चे कहते सर देखो 5 कार्बन की चेन है, यहां आप 2 ऐसे जोड़ दो एल्का इथाइल, मैंने कहा जी ये चेन ऐसे हो जाएगी, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये आपके पास इसके जैसा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए ये हमने वैलिड नहीं किया, ये हमने वैलिड नहीं किया, क्योंकि ऐसा सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर बन चुका है। ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, ई बना, टोटल 5 बनेंगे। और अब अगर आप ए को बी के साथ चेन आइसोमर होएगा, क्लियर, बी विद सी, बी विद सी, बी विद सी चेन आइसोमर नहीं है। ये क्या है, सेम चेन की लेंथ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम चेन की लेंथ पर लोकेशन बदल गई है, सेम चेन की लेंथ पर लोकेशन बदल गई है, तो 2 मिथाइल से 3 मिथाइल हो गया। तो ये एक दूसरे के साथ अभी अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होएगा, पोजीशन बदल गई, रीजियोमर्स, पोजिशनल आइसोमर बन गई, रीजियो आइसोमर्स बन गई, पोजिशनल आइसोमर्स बन गए। हाँ जी, अब अगर मुझे कोई बी को डी के साथ कंपेयर करवाएगा, अगर मुझे कोई बी को डी के साथ, सी को डी के साथ कंपेयर कराएगा, तो चेन फिर ब्रेक हो गई है, ओके। 5 कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन पे आ गई, तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, ओके। हाँ, फिर मुझे कोई बोलेगा डी विद ई, तो आप कहेंगे चेन की लेंथ तो सेम है, लेकिन लोकेशन 2 2 से लोकेशन 2 3 हो गई है, लोकेशन 2 2 से लोकेशन 2 3 हो गई है, दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पोजीशन बदल गई, पोजीशनल आइसोमर्स, पोजीशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके सामने एक बिल्कुल बढ़िया सा सीन बना, ध्यान से ऑब्जर्व करें इसको आप लोग, क्लियर। केमिस्ट्री वाले सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उस केमिस्ट्री वाले सर की तरफ से जब आपको ये जवाब मिलेगा क्या, कि कहीं ना कहीं चेन आइसोमेरिज्म एल्केन्स में मिनिमम 4 कार्बन से शुरू होगी, और जब आप इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लेंगे किसी फोन नंबर की तरह से 111235 918 35 75, 111235 918 35 75, तो आपके लिए एल्केन्स बनाने आसान हो जाएंगे। मिथेन, इथेन, प्रोपेन एक 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 है, ब्यूटेन 2 है, पेंटेन 3 है, हेक्सेन 5 है, हेप्टेन 9 है, ओक्टेन आपके पास 18 है, नोनेन 35 आपके पास, डिकेन आपके पास 75 है। चाहे तो आप कोशिश कर लीजिए, 18 आपके पास, 35 आपके पास और 75 आपके पास ओक्टेन, नोनेन, डिकेन के एल्केन्स बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मैं चेन आइसोमेरिज्म पे ही काम कर रहा हूं, चेन आइसोमेरिज्म इन द एल्कीन्स, चेन आइसोमेरिज्म इन द एल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला बच्चों को पता है, मोलिकुलर फॉर्मूला कभी बदलेगा नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में बदलाव हो जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे इथीन के अंदर चेन आइसोमेरिज्म शो करवाओ, नहीं होएगी। कोई बच्चा कहेगा सर प्रोपीन के अंदर चेन आइस, भाई कैसे होएगी, अगर आप इस टाइप से कुछ हरकत करोगे तो कोई मुझे समझाए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। ये आपके पास प्रोपीन है, तो भाई ये भी तो प्रोपीन है, 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन, तो चेन आइसोमेरिज्म ना इसके अंदर है, ये तो सेम ही है। तो फिर इसके बाद आप 1 ब्यूटीन लिखोगे, 1 ब्यूटीन लिखोगे, 1 ब्यूटीन लिखने में फिर आप चेन की लेंथ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 1 ब्यूटीन लिखोगे, 1 ब्यूटीन लिखने में चेन की लेंथ डिफरेंट करवाओगे। तो कोशिश करके देख लेते हैं अगर हम सक्सेसफुल हो पाए तो। लो जी, फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी जोड़ो, लो जी सक्सेसफुल हो गए, डबल बॉन्ड की लोकेशन सेम है, डबल बॉन्ड को डिसलोकेट नहीं किया आपने, ये चेन की लेंथ बदल गई है, ये आपके पास 2 मिथाइल 1 प्रोपीन
इसमें कुछ और लोकेशन हो नहीं सकती, सो प्रोपीन आप लिख सकते हो। सो जो स्ट्रक्चर आपको 1 ब्यूटीन के साथ 2 मिथाइल प्रोपीन दिख रहा है, ये दोनों के दोनों, इसको मैं ए लिख दूं, इसको मैं बी लिख दूं, तो ए एंड बी बोथ आर द चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। तो फिर वही क्वेश्चन, अगर आप हाइड्रोकार्बन्स पे चले गए, एल्केन एल्केन एल्काइन पे चले गए, तो वहां जाकर आपको एल्केन एल्केन एल्काइंस में वहां जाकर आपको पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर रिक्वायर्ड टू शो द चेन आइसोमरिज्म इन द एल्कीन्स, देन योर आंसर शुड बी 4। 4 से नीचे हम सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद तो एक लंबी लिस्ट बन सकती है अगर आप चाहें तो, जैसे मैंने C5H10 दिया आपको, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमर बनाने हैं, तो आपने सबसे पहले डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 पे रख दी। इसके लिए गूगल सर्च से काम नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है, जो मैं लगातार आपके साथ में करवा रहा हूं। ये मैंने चेन की लेंथ ब्रेक कर दी है, 5 कार्बन की चेन से आप 4 कार्बन की चेन पे आ गए। सेकंड नंबर मिथाइल से लोकेट करवा दिया, क्लियर। यहां आपने फिर एक काम किया, डबल की लोकेशन तो सेम रखी, मिथाइल की बदल दी। इसको मैंने ए दिया, इसको मैंने बी दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। अब सोचें, पहला वाला आपके पास कौन था, 1 पेंटीन, फिर कौन हुआ 2 मिथाइल, क्लियर, 1 ब्यूटीन, फिर क्या हुआ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है जी। अब आप थोड़ी सी बात दिमाग में सोचकर देखें कि अगर मुझे ए को बी के साथ कोई रिलेशन में डालना हो, तो पक्का ये एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर होंगे, चेन ब्रेक होगी, डबल बॉन्ड की लोकेशन सेम है। हाँ, अगर मुझे कोई बी के साथ सी का रिलेशन बोले, तो डबल की लोकेशन तो सेम है, बट एल्काइल की लोकेशन बदल गई, चेन लेंथ सेम है, दैट्स व्हाई बी एंड सी बोथ आर द पोजिशनल आइसोमर्स। आप सोचो, पोजिशनल आइसोमरिज्म आने से पहले पहले आपकी पोजिशनल आइसोमरिज्म खत्म ही हो जाएगी, क्लियर। तो इसलिए बोल रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सीखें, तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। यहां आपके पास अगर अगला स्ट्रक्चर बनाना पड़े, तो मुझे इसके बाद सिर्फ ये ऑप्शन मिल सकता है डबल। अब मैं डबल ऐसे लिख रहा हूं, यहां 2 एल्काइल आ ही नहीं सकते, तो 5 कार्बन की एल्कीन चेन को आप 4 से नीचे नहीं ला पा रहे हो, 4 से नीचे नहीं ला पा रहे हो, तो चेन ब्रेक कर करके आप ऐसे ढेरों कंपाउंड तैयार कर सकते हो। अब मैं आपको एल्काइंस में लेके चलता हूं। अब आप ही बता दें नो कि इसमें चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है, अब आप ही बता दें नो। अब आप फिर मेरे साथ काम करते हुए इसमें चेन आइसोमरिज्म ढूंढ रहे हो। बच्चे कहेंगे सर जैसे एल्कीन में पॉसिबल हुआ वैसे आप कोशिश करके देखो। फर्स्ट लास्ट के अलावा यहां लगाना था, यहां आपको किसी भी एल्काइल ग्रुप को लगाने की परमिशन नहीं है, 5 वैलेंसी हो गई ना। तो अगर आपने एल्काइल ग्रुप लगाना था तो इधर लगाना था, तो ये तो 1 से 2 ब्यूटाइन की तरफ चला गया, 1 से 2 ब्यूटाइन की तरफ चला गया। और जब कोई 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन, लेंथ ऑफ द चेन सेम पड़ा है, तो 4 कार्बन से आप एल्काइंस के अंदर चेन तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन पोजिशनल आइसोमरिज्म की कंडीशन जरूर जनरेट कर दोगे आप। तो पोजिशनल आइसोमरिज्म की कंडीशन 4 कार्बन से जनरेट होगी, तो 4 कार्बन से एल्काइंस के अंदर चेन पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अब हम C5H8 से कोशिश कर लेते हैं। तो यहां मेरे पास ये 5 कार्बन हुए, चेन ब्रेक कर दी। आप कहोगे सर यहां तो लगाओ ही मत, वैलेंसी ज्यादा हो रही है।
बिल्कुल परफेक्ट है। लोकेशन थोड़ी सी बदल देते हैं। लो जी, तो चेन की लेंथ 4 की हो गई है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यहां लगाओगे यहां लगाओगे, डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल जाएगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, सॉरी। तो 1 2 3 हो गया। तो 5 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड है किसी भी एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। किसी भी एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम, चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 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 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। ये 1 पेंटाइन से आपको 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन का एक दूसरे के साथ चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन मिल जाएगा। सिमिलरली आप ऐसी कोशिशें करते जाइए। मैं इक्का दुक्का एग्जांपल लिखता चला जाता हूं। मैं अब एल्काइल हैलाइड पे चलता हूं। ठीक है जी, 1 कार्बन है, नो पॉसिबिलिटी। 2 कार्बन है, नो पॉसिबिलिटी। 3 कार्बन से मैं सीएल की लोकेशन जरूर बदल सकता हूं, चेन ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं 4 कार्बन पे पहुंचूंगा तो कुछ पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले वाले को आप पहचानते होंगे, अगर पहचाने तो अच्छी बात है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अगला वाला आपके पास है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है जी, अब ये 1 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। ये क्लोरीन की लोकेशन सेम है, चेन ब्रेक हो गई 4 कार्बन से 3 कार्बन की तरफ, तो एक दूसरे के साथ ये दोनों चेन आइसोमर्स हो गए हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस आप सभी कंपाउंड्स पे, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, इन सब पे कर सकते हैं। आप इन सब पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अल्कोहल लगा के बैठ गया, ठीक है, तो वहीं CH3 CH2 CH2OH, OH की लोकेशन को हमने बदलना नहीं, OH की लोकेशन को हमने बदलना नहीं। ठीक है, और 1 2 3 4 ये लोकेशन ऑफ OH सेम पड़ा हुआ है, लोकेशन ऑफ OH सेम पड़ा हुआ है। और 4 कार्बन से आप 3 कार्बन पे आ गए हो, तो 4 कार्बन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4H9OH, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। चेन में 4 कार्बन से 3 कार्बन पे आ गए हो, तो एक दूसरे के साथ ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर देंगे, एक दूसरे के साथ ही चेन आइसोमेरिज्म शो कर देंगे। तो इस टाइप से आप चेन आइसोमेरिज्म का वाइड यूज कर सकते हो। अभी अल्कोहल की बात की है, एसिड में पॉसिबल हो जाएगा, अल्कोहल्स में हो ही गया, अमाइंस में पॉसिबल, सभी के अंदर चेन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। बस चेन की लेंथ फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए आपको बदलनी है। चेन की लेंथ फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए आपने बदलनी है। आइसोमेरिज्म में जो अगला हमारा फोकस है वो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म पर। हमारा अगला फोकस है पोजिशनल आइसोमेरिज्म पर। तो जानते हैं जी पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहली बात, मोलिकुलर फॉर्मूला एज यूजुअल सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर डिफरेंट होने मस्ट है। अगर वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है तो किस पर्सपेक्टिव में, किस रेफरेंस में डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है तो किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। ठीक है जी, तो अब हम जानना शुरू करते हैं यहां। तो यहां जो आपके पास है चेन लेंथ, यहां सेम रहनी जरूरी है, बट जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर। इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल।
पोजीशन उसकी होनी चाहिए वेरिएबल, बदलनी चाहिए, उनकी पोजीशंस बदलनी चाहिए। अगर पोजीशन बदलेगी तो उससे जो आइसोमर्स बनेंगे इन द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बदलने की परमिशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप बदलने की परमिशन आपके पास नहीं है। एल्केन एल्कीन के साथ, एल्कीन एल्कीन के साथ, एल्काइन एल्काइन के साथ ही फंक्शनल आइसोमरिज्म पीछे जाकर हम पढ़ पाएंगे शो नहीं करेगा, जबकि एल्केन एल्केन के साथ, एल्कीन एल्कीन के साथ, एल्काइन एल्काइन के साथ ही चेन की लेंथ सेम रहते हुए और पोजीशन पोजीशन बदलते हुए एफएमएस की, तो कई बार आप समझे पोजीशन बदलते हुए एफएमएस की पोजीशनल आइसोमरिज्म हो जाएगी। इसीलिए इनको बुक्स वाले रीजियोमर्स भी लिखते हैं, जिससे रीजन, जगह क्या हो गया है, बदल गया है। ठीक है जी, रीजन बदल गया है, जगह बदल गई है, दैट्स वाई हम इनको बोल देते हैं रीजियोमर्स। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले हम फोकस करें एल्केन्स को। एल्केन्स में मैंने चेन की पोजीशन, चेन में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदलकर, मान लीजिए इसकी पोजीशन यहां कर दें आप, तो अगर आप नोमेनक्लेचर की इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप कहेंगे सर, केमिस्ट्री वाले सर, ये दोनों के दोनों 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो इनके अंदर हमें कोई भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखती है। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ें, एल्केन्स के अंदर एफएमएस की पोजीशन आपको बदलनी है। ये मिथाइल ग्रुप है, इसकी पोजीशन आप 2 से 3 पर ले जाएं। जब इसकी पोजीशन 2 से 3 पर आई तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक 2 मिथाइल पेंटेन बना, एक 3 मिथाइल पेंटेन बना। चेन की लेंथ सेम है 5-5 कार्बन की, और पोजीशन ऑफ एल्काइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रही है, बदल रही है। तो यहीं से एक नया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर रिक्वायर्ड, मिनिमम कार्बन्स इन एल्केन्स टू शो द पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक आप रिजेक्ट करें। 6 कार्बन से मिनिमम पोजीशन बदलते हुए एल्काइल ग्रुप की, पोजीशन बदलते हुए एल्काइल ग्रुप की आप चांस दें उसको, किस बात का, पोजीशनल आइसोमेरिज्म का। पोजीशनल आइसोमेरिज्म का, पोजीशनल आइसोमेरिज्म के बाद अब हम अगला एग्जाम्पल पोजीशनल में ही उठा रहे हैं। वो मेरे पास एग्जाम्पल में है एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर आपको फॉर्मूला CnH2n दिखता है। CnH2n फॉर्मूले में लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड क्या होगी, चेंज। मैंने आपसे पहले भी कहा था पोजीशन ऑफ एफएमएस बदलती है, लोकेशन ऑफ एफएमएस बदलती है। तो लोकेशन ऑफ एफएमएस बदलने में मैंने यहां आपको लिखकर दिया 1 ब्यूटीन। आप इतने समझदार हैं कि मैं इथीन और प्रोपीन क्यों नहीं लिख रहा हूं। अब अगर डबल बॉन्ड की लोकेशन हम बदलकर 1 से 2 पर लेकर आ जाएं, 1 से 2 पर लेकर आ जाएं, तो एक आपके पास हुआ 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, और दूसरा हुआ आपके पास 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन। तो यहां पर ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, एक डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है वो बदल रही है। तो ये जो मैं ए और बी बना रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ए एंड बी बोथ आर, ए एंड बी बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स। सिमिलरली यही एग्जांपल अब मैं
एल्काइंस में दे दूं, जिनका जनरल फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, CnH2n-2। ठीक है जी। तो यहां आपके पास 1 ब्यूटीन की तरह से मैंने अब बनाने की कोशिश करनी है 1 ब्यूटाइन को। 1 ब्यूटाइन को, ये 1 ब्यूटाइन अब आपके पास 2 ब्यूटाइन के साथ पोजिशनल आइसोमर है। रीजन, क्योंकि 1 की लोकेशन, 1 ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन कहां से कहां पहुंच गई है, ये आपके पास फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पे आ गई है। इसीलिए आप इन दोनों को रीजियोमर्स या फिर पोजिशनल आइसोमर्स बोल रहे हैं। रीजियोमर्स या पोजिशनल आइसोमर्स बोल रहे हैं, रीजियोमर्स या पोजिशनल आइसोमर्स बोल रहे हैं। चलिए एग्जांपल बदलते हैं। अब मैं आपको एल्काइल हेलाइड्स में, एल्कोहल्स में, डाई हेलो एल्केन्स में कलेक्टिवली लेकर चलता हूं। डाई हेलो एल्केन्स में, एल्कोहल्स में कलेक्टिवली लेकर चलता हूं। तो अब देखें कि अगर मेरे पास 1 क्लोरो प्रोपेन है, तो क्लोरीन की लोकेशन अगर हम बदलकर 1 से 2 पे लिया है, 1 से 2 पे लिया है, तो ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर से रीजियोमर्स हो जाएंगे। पोजीशन बदलनी है आपने। मिनिमम 3 कार्बन से आप शुरुआत कर पाओगे एल्कोहल्स में, एल्काइल हैलाइड्स में। तो यहां भी OH की लोकेशन 1 से बदलकर आपने क्या कर दी है, 2 कर दी है। ठीक है जी, ये 1 से बदलकर 2 कर दी है, 1 से बदलकर 2 कर दी है। तो ये एक दूसरे के साथ रीजियोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको डाई हेलो एल्केन्स में लेकर चलता हूं, ऐसे ही मैं डाई हेलो एल्केन, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें 2 Cl एक ही कार्बन पर लगे, और इस बात को हम जनरली बोलते हैं जब 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे हो, जब 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे हो तो ट्विंस बोलते हैं उनको, जेमिनल, जेमिनल डाई हेलाइड्स, जेमिनल। और अगर इनकी लोकेशन बदलकर पड़ोस में कर दी जाए, अगर इनको एडजेसेंट पड़ोसी बना दिया जाए, इनको अगर पड़ोसी बना दिया जाए, ठीक है जी, एडजेसेंट, तो ये एक दूसरे के जो आइसोमर्स बनेंगे वो पोजिशनल आइसोमर। और वैसे आप सारे समझदार हो, इसका नेम है 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। और ये आपके पास है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन एंड 1,2 डाइक्लोरो इथेन, दिस 2 आर, ये दोनों एक दूसरे के साथ पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो मिनिमम 3 कार्बन से एल्काइल में काम चल गया, मिनिमम 3 कार्बन से एल्कोहल में काम चल गया, मिनिमम 2 कार्बन से डाइहैलाइड्स में काम चल गया। तो इस तरीके से अगर आप फर्दर एल्डिहाइड कीटोन में चलते हो तो वहां भी पोजिशनल आइसोमर्स के ढेरों एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो। लिखना ज्यादा अच्छा है। अगर आप बेसिक बात से उठाना चाहते हो और हाई लेवल पे आना चाहते हो तो किसी भी बात को गलती से इग्नोर नहीं करोगे, किसी भी बात को गलती से इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ने में आपके पास अब एग्जाम्पल बदलेगा। मैं एल्डिहाइड कीटोन्स की तरफ आपको लेके आ रहा हूं, जिनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हमें चेक करना है, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर में चेक करना है किसको, पोजिशनल आइसोमरिज्म को। तो चेक करें जी, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, लेकिन मैं इसमें लोकेशन, चेन की लेंथ बदले बिना किसकी बदलूं, तो कोई चांस नहीं। उसके बाद मैंने एक छोटा सा गेम इसमें खेल लिया है कि एक एल्काइल ग्रुप को सेकंड नंबर पे लगाया। मुझे पता है और आपको भी पता है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल इसका नेम है। एपिक नेमिंग आपको जितनी परफेक्टली आती होगी उतना आप ढंग से बातों को समझ पाएंगे।
अब मैंने मिथाइल को डिसलोकेट किया, मैंने मिथाइल को डिसलोकेट किस साइड में किया, अब सारे समझदार हैं, मिथाइल को डिसलोकेट किया मैंने उस तरफ जिससे इसकी लोकेशन बदलकर 2 से 3 पर, क्योंकि 1 पे तो खुद एल्डिहाइड लगा हुआ है। लो जी, तो इसका जो आयोपिक नेम आ गया, इसका जो आईयूपीएसी नेम आ गया, वो इसकी लोकेशन ऑफ 3 मिथाइल, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। तो जब भी कभी लोकेशन बदल जाए, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, जब भी कभी लोकेशन बदल जाए, ऐसे आइसोमर्स को आप पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हो, बिना चेन की लेंथ बदले हुए, बिना चेन की लेंथ बदले हुए। और कीटोन्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कीटोन्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए यहां सेकंड नंबर पे कौन आ गया, कीटोन आ गया। इसकी लोकेशन बदल कर आप 2 से 3 पर लेकर आ जाओ, ठीक है जी। तो ये आपके पास 2 पेंटेनोन है, ये आपके पास 3 पेंटेनोन है, और लोकेशन बदल गई कीटोन की। क्लियर, जो आपके पास कीटो ग्रुप है, क्लियर, इसकी लोकेशन बदल गई है, इसकी लोकेशन चेंज हो गई है, इसका रीजन बदल गया है। इसीलिए इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ क्या बोल देते हैं जी, दिस 2 आर द रीजियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के साथ रीजियोमर्स हैं। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के साथ पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो आपको एल्केन से लेकर एल्कीन से लेकर एल्काइन से लेकर एल्काइलाइड से लेकर फर्दर मैं उसके बाद डाइहेलोएल्केन्स पर, डाइहेलोएल्केन के बाद मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन्स एल्कोलिन सब पे लेकर आया। अब मैं थोड़ा सा आपको रिंग में भी घुमा दूं, डाई हेलो बेंजीन। सारे बच्चे जानते हैं 2 हेलोजन अगर 60 डिग्री एंगल पे लगे हों, इनको बोलते हैं ऑर्थो, मीन 1 2। और यही अगर 1 3 पे चले जाएं, आपने देखा मोलिकुलर फॉर्मूला बदले बिना C6H4X2, मोलिकुलर फॉर्मूला बदले बिना हमने लोकेशंस बदल दी हैं, हमने लोकेशंस बदल दी हैं। और लोकेशन अगर बदल दोगे, लोकेशंस अगर बदल दोगे, तो वो आपके पास जो ऑर्थो मेटा पैरा बने हुए हैं 1 2 1 3 और पैरा जो 1 4 बना हुआ है, इनको एक दूसरे के साथ आप बोलते हो दिस ऑल आर द पोजिशनल आइसोमर्स या फिर रीजियोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स या रीजियोमर्स। ठीक है जी, तो एक बार इसको जूम आउट करके देख लें आप। ये आपके साथ केमिस्ट्री वाले सर हैं, होप ये सारी की सारी बातें आप एंजॉय कर रहे होंगे। और बड़ा बेसिक से लेकर लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी आप इसी तरीके से पोजिशनल आइसोमरिज्म दिखा सकते हो, लेकिन उसमें आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं बदल सकते। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की जगह पर आप एक छोटा सा काम करते हो, एल्काइल ग्रुप की, मैंने आपसे बोला ना, एफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इन तीनों की लोकेशन बदल बदल कर विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ चेन, क्लियर, आप क्या बनाते हो, रीजियोमर्स, आप क्या बनाते हो, पोजिशनल आइसोमर्स। होप कि आपको ये सारी बातें प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। अब मैं स्ट्रक्चरल के अंदर तीसरी आइसोमरिज्म उठाता हूं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, थर्ड आइसोमरिज्म। क्लियर, लीजिए, केमिस्ट्री वाले सर आपके साथ है, हमारा ऐप भी डाउनलोड करना आपको जरूरी है, वहां सारे नोट्स मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, यूट्यूब से पहले वीडियो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। क्लियर, और कोई इसमें हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन या माइनस सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई फुहड़ता नहीं है, कोई भी हमारे पास नौटंकी नहीं है, पढ़ाई के अलावा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री वाले सर के पास आना पड़ेगा केमिस्ट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए और समझिए। नेक्स्ट मैं थर्ड नंबर आइसोमरिज्म के अंदर एंट्री कर रहा हूं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। कुछ भी इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी बोल देती हैं,
तो इसको आप एफ आई लिख सकते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो इसके फीचर्स सीख ले। कॉमन फीचर, मोलिकुलर फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होएगा, डिफरेंट होएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होएगा, डिफरेंट होएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होएगा। अब हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो थोड़ा सा इस पे हमें प्रॉपरली काम करना है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले फंडामेंटल पे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले फंडामेंटल पे हमें काम करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए तो वो पिछले वाली कंडीशन तो नलीफाई हो गई कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो डिफरेंट है ही। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आपको आइसोमरिज्म के पहले पेज की याद आ रही हो तो वो जो मैंने आइसोमरिज्म का डेफिनेशन आपको दिया था, वहां हमारे पास फोकस ही फंक्शनल आइसोमरिज्म का था। चेक करें कि मोलिकुलर फॉर्मूला इथेनॉल का, मोलिकुलर फॉर्मूला डाइमिथाइल ईथर का सेम है, C2H6O, बट वन इज एल्कोहल, सेकेंड इज ईथर। तो जिनके फंक्शनल ग्रुप ही बदल गए, नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है, तो मान के चलिए कि उन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के साथ आप क्या बोलते हैं, दीज टू आर द फंक्शनल आइसोमर्स, दीज टू आर द फंक्शनल आइसोमर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले मान लो एल्केन लिख के बता रहा हूं आपको, एल्केन, एल्केन, ठीक है जी। जब मैं एल्केन लिखूंगा तो आपके दिमाग में जाएगा एल्केन में तो टोटल सैचुरेशन है। मान लीजिए मैं आपको एल्केन लिख के बताता हूं, आप बोलेंगे एल्केन के अंदर तो टोटली सैचुरेशन है। तो एल्केन मैंने सबसे पहले लिखा, मुझे एल्केन का फर्दर कोई भी फंक्शनल आइसोमर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई भी फंक्शनल आइसोमरिज्म के चांसेस नहीं है। फंक्शनल आइसोमरिज्म के चांसेस इसके अंदर नहीं है। नंबर 2, मैं एल्कीन लिख के बैठ गया। जब आप एल्कीन की बात करोगे ना तो वहां आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया सी बात होनी चाहिए, दैट इज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कभी भी आप निकालना चाहते हो तो वहां आपको एक फॉर्मूला सीखना है, इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE, इसको मैं पहले ओपन कर दूं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो हमारा फॉर्मूला है, क्लियर, C-H/2 प्लस N/2 N+1, ये मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। कितने कार्बन है लिख डालो, हाइड्रोजन लिख डालो, नाइट्रोजन लिख डालो, और फाइनली क्या निकाल लो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो हमारे पास क्या हुआ, CHN, 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 क्लियर। चेक कर लें एक बार, मैंने आपको लिख कर दिया C2H4, ठीक है। मैंने इसका DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम लोग कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ साइक्लोएल्केन्स, नंबर ऑफ रिंग्स। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतनी रिंग्स होंगी। तो कार्बन की जगह 2 लिख दिया, हाइड्रोजन की जगह 4 लिख दिया, नाइट्रोजन है ही नहीं, +1 कर दिया। तो आप समझदार हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया है। ओके, अब आप इसी फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं, C3H6 के साथ 2 कार्बन की तो रिंग भी नहीं बना सकते आप, नो रिंग इन द 2 कार्बन स्ट्रक्चर, क्लियर। लीजिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने की फिर टर्म चली, यहां 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, ओके। फिर यहां 0 हुआ, +1 हुआ, अगेन 1 डबल बॉन्ड। तो यहां मैं इसको प्रोपीन तो लिखूंगा ही लिखूंगा, इसको मैं प्रोपीन तो लिखूंगा ही लिखूंगा, साथ में मैं लिखूंगा साइक्लोप्रोपेन, बिकॉज 1 डबल इज ऑल्सो इक्विवेलेंट
one double is also equivalent, one double is also equivalent to the one ring, one double is also equivalent to the one ring। मान लीजिए आपने C4H6 मुझे लिखकर बताया, यहां मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने चला। ओके, तो यहां मुझे सबसे पहले 4 कार्बन लिखने, हाइड्रोजन्स के नंबर का हाफ करना है, नाइट्रोजन मेरे पास है ही नहीं, फिर 1 करना है, तो यहां मेरे पास 4, क्लियर, -3 + 0 + 1 हो गया है। ओके, तो खुद समझदार हैं आप, 4 + 1 5 हो गया, -3 हो गया, 2 आ गया, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और इसके अलावा आप बोल सकते हो 2 रिंग्स हैं। इसके अलावा और भी चांस है, 1 डबल एंड 1 रिंग, 1 रिंग। क्लियर? अगर आप फिर भी इसको समझने में इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा आपको। ये मैंने 4 कार्बन के लिए 2 डबल, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, 2 डबल एक ट्रिपल को भी इंडिकेट करते हैं। ओके, तो यहां CH3 लिखा, CH2 लिखा, C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, फॉर्मूला C4H6 ही है। फिर 4 कार्बन की चेन लिखी, 2 डबल बॉन्ड डाल दिए, उसके बाद फिर मैंने 2 रिंग्स, फॉर्मूला C4H6 ही है। या फिर मैं काम कर सकता हूं, एक रिंग रखकर उसमें डबल बॉन्ड डाल दूं। इन सबके फॉर्मूले C4H6 से ही डिसाइड हो रहे हैं। सो मुझे इतनी बात बोलनी पड़ेगी अब कि अगर आपके पास एल्काइन है, अगर आपके पास एल्काइन है, इफ यू हैव एल्काइन, देन इट इज इक्वल्स टू द एल्काडाइन, it is equals to the bicycloalkane and it is equals to the cycloalkene. It is the super benefit of the double bond equivalent. अगर एक ट्रिपल बॉन्ड को हटाना चाहते हो तो वहां 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हो। अगर आप एक ट्रिपल बॉन्ड हटाना चाहते हो तो वहां 2 डबल, और 2 डबल हटाना चाहते हो 2 रिंग, अगर 2 रिंग हटाना चाहते हो तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड आप रखेंगे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर इसको जूम आउट कर लेते हैं। आपके साथ हैं केमिस्ट्री वाले सर और आपको प्रॉपरली फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट एट ऑल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाली टर्म लगाकर, फिर उसके बाद आपको समझाया जा रहा है एल्केन में फंक्शनल के चांस है नहीं, एल्कीन में हमारे पास साइक्लोएल्केन्स बनेंगे जो उसके फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एल्कीन्स के फंक्शनल आइसोमर्स आपके पास कौन है जी? साइक्लो एल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द एल्कीन्स एज वेल एज जो आपके पास एल्काइंस हैं उनके फंक्शनल आइसोमर्स। आपके पास एल्काइंस के फंक्शनल आइसोमर्स डाइइन्स भी हैं, साइक्लोएल्कीन्स भी हैं, और एल्काइंस के साथ डाइइन जो मैं आपको ऑलरेडी यहां शो कर चुका हूं, यहां शो कर चुका हूं। ठीक है जी, तो एक बार ध्यान से इसका रिवीजन कर लें आप। केमिस्ट्री वाली सर की तरफ से एक्सक्लूसिवली आपको समझाई जा रही है आइसोमेरिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द +1 क्लास एंड देन इट विल मेक योर फाउंडेशन फॉर ऑल पर्पजेज लाइक जेई, लाइक नीट। ओके, चलिए बातें करते हैं बाद में, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। चलो, अब मैं आपको थर्ड, पहला तो मैंने आपको एल्कीन के साथ साइक्लोएल्केन दे दिया, फिर मैं आपको एल्काइन के साथ एल्काडाइइन देकर आ रहा हूं, बाइसाइक्लोएल्केन देकर आ रहा हूं, और या फिर मैं इसको साइक्लोएल्कीन दे रहा हूं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n था, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n -2 है। तो अब आप 10th क्लास से थोड़ा सा ऊपर आ गए,
अब ये नहीं कहेंगे कि CnH2n इज अ फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस, आप कहेंगे CnH2n इज द फॉर्मूला ऑफ फोर टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, एल्काइन, डाइइन, बाइसाइक्लोएल्केन एंड साइक्लोएल्कीन्स। ओके, चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। अब मुझे जो दिखेगा वो है एल्कोहल्स। तो एल्कोहल तो चैप्टर स्टार्ट ही हो चुका था हमारा। एल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स हैं, एल्कोहल्स फंक्शनल आइसोमर्स हैं ईथर्स के। एल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द ईथर्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। कितने कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड है? तो जहां चैप्टर की शुरुआत हुई थी, यहां डाइमिथाइल ईथर जो एक गैस था रूम टेम्परेचर पर, और ये लिक्विड है जिसको हमने एल्कोहल बोला था। दोनों की कनेक्टिविटी, कनेक्शन, फंक्शनल ग्रुप्स भी अलग अलग हैं, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स बने हैं, फंक्शनल आइसोमर्स बने हैं। फोर्थ नंबर पे आकर मुझे अब दिखेगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स लिखोगे ना, तो एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ और भी कई फंक्शनल ग्रुप्स इसमें आपको दिखेंगे। वो कौन कौन से दिखेंगे, अब ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ कितना टिके हुए हो। मैंने जनरल में, ताकि सब कुछ कवर हो जाए, C4H8O लिखा। ध्यान से सुनते रहिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। क्लियर? एक एल्डिहाइड आपने बना दिया, ठीक है जी। कोई नौटंकी नहीं, कोई फूहड़ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और वो पढ़ाई आपको करवा रहे हैं केमिस्ट्री वाले सर। केमिस्ट्री वाले सर ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ट्विटर पे जाकर फॉलो कर लें, इसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री वाले सर। ओके, चलिए अब मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल बनाना है, तो मैं कीटोन को लेकर आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये जो डबल बॉन्ड है, यहां भी जो ये डबल बॉन्ड है, इसको अगर मैं चेन में भेज दूं, तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन के साथ साथ ये मुझे एक इनोल बनाकर भी दे सकता है। ये इन हुआ, ये ओल हुआ। तो वैसे अगर आप इसका नेम जानना चाहते हो, तो ये आपके पास ब्यूट हुआ। ओके, 3 हुआ, ब्यूट 3 इन ओल हुआ, तो ये 3 ब्यूटिनोल हो गया है। लेकिन मैटर नेम का नहीं था, मैटर था C4H8O। एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, इसके अलावा एल्कीनोल भी है। इसके बाद आप ना थोड़ा सा अपना दिमाग और खोल लोगे, क्योंकि सर अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो रिंग भी हो सकता है। आपकी बात को 100% सपोर्ट है। एल्कीनोल को मैं साइक्लो एल्केन, अगर आप मेरी बात नहीं समझे हो तो मैं हाईलाइट करता हूं, एल्कीन का जो फंक्शनल आइसोमर था, एल्कीन का फंक्शनल आइसोमर जो था वो कौन था? साइक्लोएल्केन। तो मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, मैंने क्या किया, साइक्लोएल्केन, एल्कीन को लिख दिया, ओल को कॉपी पेस्ट कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने 4 कार्बन का साइक्लोएल्केन OH लगा दिया। अब आप कहेंगे सर आपके पास अगर OL है, मतलब ओल है, तो आप ईथर तो पक्का बनाएंगे। आपकी बात में 100% दम है, आपकी बात में 100% दम है। ए इसका एल्डिहाइड, बी इसका कीटोन, सी इसका एल्किनोल, डी इसका साइक्लोएल्केनोल, और जो ई बनेगा, मैंने ओल को एल्कोक्सी, आपको पता है इसका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, ईथर्स का सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स ईथर्स का नहीं है। ईथर्स का ओनली प्रीफिक्स होता है, सफिक्स आपके पास ईथर का नहीं है। दैट्स वाई एल्कोक्सी, और बाकी सारा स्ट्रक्चर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। एल्कोक्सी एल्कीन। बच्चे और स्मार्ट थे, कहते सर आप एल्कोक्सी को तो कॉपी पेस्ट कर लो। मैंने कहा फिर क्या करूं? कहते आप एल्कीन को ना साइक्लो एल्केन बना दो। मैंने कहा बच्चे स्मार्ट हो आप लोग, स्मार्ट हो आप लोग। तो C4H8O सिर्फ एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन भी है, सिर्फ कीटोन नहीं है, ये साइक्लो एल्केनोल भी है, ये एल्कीनोल भी है, ये एल्कोक्सी एल्कीन भी है, ये एल्कोक्सी साइक्लो एल्केनोल भी है।
तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, फिफ्थ पे चलता हूं तो अब मैं नंबर ऑफ कार्बन्स इन द रिंग 4 से 3 पर आ गया, और ओ एच को OCH3 लिख दिया, और एल्कोक्सी साइक्लो एल्कीन अगर आप एल्केन अब लिखना चाहते हो तो लिख दिया गया है। और अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो तो ये आपकी यहां जीनियस नेचर को शो करता हुआ स्ट्रक्चर आ गया है। तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्लियर। इसके अलावा एल्कीनोल है, एल्कीनोल, एल्कीनोल, साइक्लो एल्केनोल, साइक्लो साइक्लो एल्केनोल। अबर साइक्लो एल्केनोल बन गया है, तो एल्कोक्सी एल्कीन। तो मैंने कोई ज्यादा काम नहीं किया, एल्डिहाइड कीटोन लिखा, एल्कीन को साइक्लो एल्केन बना डाला, ओके, ओल को ईथर बना डाला, और बाकी एल्कीन और साइक्लो एल्केन सेम रहा। तो ये थोड़ी सी आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए आइसोमेरिज्म करते हुए, तभी आप एग्जैक्टली चीजों को समझ पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ये लीजिए, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन के बाद नेक्स्ट। इतना इनफ है, दिख रहा होगा आप सबको। चलो जी, एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद मेरे पास जो पांचवा ग्रुप बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर। अगर आप इसमें यहां तक लिमिटेड रहना चाहते हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, क्लियर है। जैसे मैंने लिखा यहां RCOOH, ओके, दिस इज H और R को इंटरचेंज कर दिया तो HCOR। आपको पता है ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्टर को। तो आप समझे कि अगर मैं 2 कार्बन का एसिटिक एसिड बनाकर आ गया, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड बनाकर आ गया, तो इसी के पैरेलल में मैं मिथाइल फॉर्मेट भी लिख दूंगा, मिथाइल फॉर्मेट या मिथेनोएट भी लिख दूंगा। और ये दोनों मेरे को मिनिमम 2 कार्बन से फंक्शनल आइसोमेरिज्म दे देंगे। ये दोनों एग्जाम्पल फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो गए हैं। तो दिस कंप्लीट पेयर रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल आइसोमर्स, दिस कंप्लीट पेयर रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं फिर इसके आगे भी जा सकता हूं, डिपेंड आपके इंटरेस्ट पे कर रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। एक मैंने लिखा, इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, CnH2NO2। तो मैंने C4 लिखा, H8 लिखा, O2 लिखा। फिर अब मैं सिर्फ स्केलेटन बनाऊंगा, लो जी, अब मैं सिर्फ स्केलेटन ड्रॉ करूंगा, लो जी, ओके। ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ये मिथाइल मेरे पास प्रोपेनोएट है। नोमेनक्लेचर का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोरेंस पे चले गए तो फिर आप फेल होने वाले हो, क्लियर। और वो हमने किसी भी कीमत पे होना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे होना ही नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा मेरी बात को अगर आप सुन समझ पा रहे हो तो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को इस स्ट्रक्चर के अंदर भेज देते हैं, भेज दिया जी, क्लियर। डबल बॉन्ड को इस स्ट्रक्चर के अंदर भेज देते हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड चला गया अंदर। अब आप सोचें, आपके पास OH भी है और O भी है, तो एक ग्रुप को आप ईथर बना दें तो टोटल 4 कार्बन तो हो ही गए, क्लियर। इसके अलावा ऑक्सीजन एक ही हुआ है, तो दूसरे को आप OH बना दें, क्लियर। तो इससे आप समझें कि आपके पास एग्जैक्टली हाइड्रोक्सी एंड एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ 4 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा यहां आकर अपने आप को हल्का सा ठंडा करो, क्योंकि हर जगह इस टाइप के पंगे लेने बैठे तो आपको ऑर्गेनिक थोड़ी सी ऐसी लगने लगेगी कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ट्विस्टेड फॉर्म है, इससे हम थोड़ा सा जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो आपकी चॉइस बेस्ड काम कर रहा हूं कि आप मोलिकुलर फॉर्मूला देख लें,
फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लें, उससे आप बता पाएंगे कि जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, क्लियर। अब देखो एक बात और बोलता हूं, यहां मैंने एल्डिहाइड बना लिया, यहां मैंने कीटोन बना लिया, तो डबल बॉन्ड तो मैंने कहीं ना कहीं चेन के अंदर एसिड ग्रुप से निकालकर सेट कर दिया। अब CH2 OCH3 लिख लूं, तो ये मेरे पास 1 2 3 3 मिथोक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। और 3 कार्बन से हम क्या तैयार कर सकते हैं, कीटोन। तो लो जी, ये आपके पास 1 2 3 1 मिथोक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो कुल मिलाकर आपको यही सीखना है, बस वेरिएशन देते जाओ तो आप एग्जैक्टली इनके फंक्शनल आइसोमर्स बना पाओगे। जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 है, एसिड भी है, एस्टर भी है, इसी के अंदर एल्कोक्सी एल्डिहाइड भी है और एल्कोक्सी कीटोन भी है, एल्कोक्सी एल्डिहाइड भी और एल्कोक्सी कीटोन भी है। चलिए अब देर नहीं करते, फंक्शनल आइसोमेरिज्म से बाहर निकलेंगे। तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस जो हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+3n है, क्लियर। और मिनिमम 3 कार्बन से हम शुरुआत कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये तीनों के तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दीज ऑल अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले 1 प्रोपेनामाइन लिख दिया और इनके प्रिपरेशन मेथड्स अलग अलग हैं, क्लियर। ये मैंने N मिथाइल इथेनामाइन लिख दिया, ये मैंने NN डाई मिथाइल NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन लिख दिया। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स हैं। जनरल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, और जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनका 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 जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग हो रहा है। ऐसे ही RCN के साथ RNC हो जाएगा, एल्काइल साइनाइड विद एल्काइल आइसोसाइनाइड। ऐसे ही एल्काइल नाइट्रो ग्रुप के साथ और नाइट्राइड ग्रुप के साथ हो जाएगा। ऐसे ही एल्काइल साइनाइड से थायोसाइनेट, ये आपके पास आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा। ऐसे ही एल्काइल साइनेट से एल्काइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। अगर नाम में दिक्कत है तो ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, ये भाई साहब नाइट्रोएल्केन, ये एल्काइल नाइट्राइट, ये आपके पास थायो साइनेट, ये आपके पास आइसो थायो साइनेट, ये आपके पास साइनेट, और ये आइसो साइनेट, ठीक है जी। ये इनके नेम है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, साइनेट, आइसोसाइनेट, ये सब एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ऐसे ढेरों ग्रुप्स और भी बन सकते हैं। तो जो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, रिंग में लेकर जा रहा हूं। तो जैसे कि आपके पास सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको क्रिसोल लिख कर दिया, ओके, इसके साथ मैंने आपको बेंजाइल एल्कोहल लिख के दे दिया। तो थोड़ी सी बात को समझना है आपने कि जब भी कभी OH साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग से लगाओ, साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, उनको हम लोग एरोमेटिक एल्कोहल्स बोलते हैं,
और अगर यही OH साइड चेन की जगह पर डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग हो तो उसको हम लोग फिनोल्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेके चलता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैंने क्रिसोल बनाया, बस आप अपनी स्किल्स डेवलप कर ले। ये मैंने क्रिसोल बनाया, ठीक है। अब यही CH3 को मैंने साइड चेन में चेंज कर दिया। ओके, तो बाद वाला तो बेंजाइल एल्कोहल बना, बाद वाला तो बेंजाइल एल्कोहल बना, और ये वाला क्रिसोल बना, और ये दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप्स हैं। वन वन फर्स्ट इज अ फिनोल, वन इज फिनोल, सेकंड इज एल्कोहल। एक एल्कोहल एक फिनोल है। फिनोल के लिए बेंजीन रिंग पे OH का जुड़े होना जरूरी है, जबकि बेंजाइल अल्कोहल के लिए बेंजीन रिंग के साइड चेन पे OH का जुड़े होना बड़ा जरूरी है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स हुए, ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स हुए। तो हमें यही बात फोकस करके चलनी है कि क्रिसोल और बेंजाइल अल्कोहल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ऐसी ढेरों लंबी लिस्ट बन सकती है। कंक्लूसिव आपके दिमाग में बात चली गई होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना बड़ा जरूरी है, तब जाकर आप डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के स्ट्रक्चर्स बनाकर फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये एक लंबा टॉपिक फंक्शनल आइसोमरिज्म का हमने एंड किया। अब हमारी थीम जो जाएगी वो जाएगी रिंग चेन आइसोमरिज्म की तरफ। रिंग चेन आइसोमरिज्म की तरफ हमारी थीम जाने वाली है। ठीक है जी।